हम लोग देखेंगे एएनसी हम लोग देख रहे हैं। तो एएनसी में हम लोग ने अभी पेल्विक ग्रिप इसके पहले देखा था कि पेल्विक ग्रिप क्या होता है और एग्जामिनेशन हम लोग क्या क्या। तो बेसिकली सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि एग्जामिनेशन क्या होता है, जैसे पर वजाइनल एग्जामिनेशन हम लोग देखेंगे। उसके बाद उसको हम लोग क्या डाइट और क्या सप्लीमेंट हम लोग उसको एडवाइस करते हैं। तो कोई भी लेडी अगर आती है तो पर वजाइनल ब्लीडिंग सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना है। कोई भी लेडी जो कि आ रही है प्रेग्नेंट में, अगर उसको ब्लीडिंग लेके आ रही है तो उसमें पर वजाइनल एग्जामिनेशन हम लोग को नहीं करना है। कोई लेडी जो कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन है तो उसमें भी हम लोग को पर वजाइनल ब्लीडिंग नहीं करना है। या फिर उसको पहले ही कभी ब्लीडिंग हुआ रहेगा, उसको पिछली वाले उसके प्रेगनेंसी में, तो उसमें भी हम लोग को पर वजाइनल एग्जामिनेशन करना नहीं है। तो ब्लीडिंग में या फिर एबॉर्शन के केस में, इस सब के केस में हम लोग को उसको हिस्ट्री रहेगी तो उसमें हम लोग को पर वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है। अब सपोज हम लोग को अगर पर वजाइनल एग्जामिनेशन करना है तो हम लोग इससे क्या क्या देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इससे प्रेगनेंसी को डायग्नोज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को प्रेगनेंसी के कुछ साइन मिल जाते हैं वजाइना में। जैसे वहाँ पे चैडविक साइन होता है, चैडविक मतलब वहाँ पे चैडविक साइन होता है, येलो डिस्कलेशन ऑफ द वजाइना। यहाँ पे ओसिएंडर साइन होता है, और गुडलर साइन होता है, मतलब सर्विक्स वहाँ पे सॉफ्ट होता है, गुडलर साइन होता है। ओसिएंडर मतलब वहाँ पे पाल्पेट, वहाँ पे जो यूट्रस होता है उसकी यूटेराइन आर्टरी का जो है फ्लो वहाँ पे हम लोग को पता चल जाता है। पल्सेशन फील होता है वहाँ पे लेटरल फोर्निक्स में यूटेराइन आर्टरी की वजह से। देन वहाँ पे हम लोग को ये देख लेते हैं, वहाँ पे हम लोग को देख लेते हैं कोई पेल्विक पैथोलॉजी तो नहीं है। इससे भी हम लोग को पेल्विक पर वजाइनल एग्जामिनेशन से भी पता चल सकता है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे कोई सिक्रीशन है, हो सकता है वहाँ पे कोई पेल्विक पैथोलॉजी है, नहीं तो है। यूट्रस की कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कि यूट्रस कैसा है वहाँ पे। और ये हो गया। तो कोई भी अगर हिस्ट्री है, वहाँ पे हिस्ट्री है पेल्विक एबॉर्शन की या फिर ब्लीडिंग की, या फिर अभी भी ब्लीडिंग हो रही है, उसमें कहीं ब्लीडिंग लेके आ रही, तो उसमें भी हम लोग को पर वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है। उसके लिए हम लोग यूएसजी उसमें लिख देते हैं, तो यूएसजी में हम लोग को पता चल जाता है। उसके बाद अगर किसी में पर वजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसके पहले हम लोग को पेशेंट को प्री रिक्वेस्ट करना रहता है, उसमें हम लोग को वर्बल कंसेंट लेना रहता है। ये क्योंकि कोई बड़ा एग्जामिनेशन नहीं है तो सिर्फ हम लोग को वर्बल कंसेंट लेना रहता है, कि बताना रहता है कि हम आपका पर वजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। उसके बाद ब्लैडर जो रहेगा, ब्लैडर को एम्प्टी रखना है, ब्लैडर शुड बी एम्प्टी, ब्लैडर को एम्प्टी रखना है। उसके बाद उसका पोजीशन, उसको लिथोटोमी पोजीशन में उसको हम लोग को रखना है, लिथोटोमी पोजीशन में उसको रखना है, नी को थोड़ा सा फ्लेक्स करना है। उसके बाद हाथ को, जो अपने हैंड को हम लोग को सोप और वाटर से धोना है, और स्टेराइल ग्लव्स पहनना है, और स्टेराइल ग्लव्स पहन के पर वजाइनल एग्जामिनेशन हम लोग को शुरू करना है। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ कॉस्को स्पेकुलम आते हैं, कुछ सिम्स स्पेकुलम आते हैं, उसका भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं सिक्रीशन निकालने के लिए। ये सब का यूज हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं। बाय मैनुअल एग्जामिनेशन में हम लोग दो हाथ ऊपर और एक हाथ ऊपर और 2 उंगली जो हम लोग वजाइना में डालते हैं। उससे हम लोग वहाँ पे सर्विक्स सॉफ्ट है कि हार्ड है, या फिर वहाँ पे कोई पैथोलॉजी, वहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन या फिर सिक्रीशन तो नहीं हो रहा है, ये सब हम लोग को पता चल जाता है वहाँ पे। देन इसके बाद यहाँ पे रूटीन एग्जामिनेशन की बात करें हम लोग को, रूटीन एग्जामिनेशन तो क्या क्या एग्जामिनेशन करना है। तो सबसे पहले उसका ब्लड ग्रुपिंग करना है क्रॉस मैचिंग के लिए। तो RH निगेटिव तो नहीं, RH पॉजिटिव है, उसके हिसाब से हम लोग उसका एंटी-D हम लोग उसको देते हैं, एंटी-D देते हैं उसको हम लोग। उसके बाद उसका एक CBC करना है हीमोग्लोबिन के लिए, एक रैंडम ब्लड शुगर करना है, RBS करना रहता है उसका, RBS करना रहता है उसका। एक उसका यूरिन माइक्रोस्कोपी हम लोग को करना रहता है, और यूरिन जब सैंपल लेते हैं तो उसको बताते हैं कि मॉर्निंग में लेना है और मिड स्टीम लेना है। तो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करना रहता है उसका। कोई इन्फेक्शन वगैरह हम लोग तो नहीं, वहाँ पे शुगर देखते हैं, वहाँ पे इसमें यूरिन में हम लोग शुगर देखेंगे, वहाँ पे हम लोग उसमें प्रोटीन देखेंगे, वहाँ पे सेल देखेंगे। अगर सेल ग्रेटर देन 5 हो जाता है तो हो सकता है उसको इन्फेक्शन हो, तो ये सब हम लोग उसमें देखते हैं यूरिन में। देन CBC में हम लोग क्या देखते हैं, हीमोग्लोबिन का लेवल देखते हैं, हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, तो अनीमिया की तरफ तो नहीं जा रही है। कुछ वायरल मार्कर कराते हैं, जैसे HIV हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, ये सब कुछ वायरल मार्कर, और साइटोमेगालो वायरस हो गया, ये सब का हम लोग को वो कराते हैं। उसके बाद हम लोग ये हो गया। उसके बाद और भी इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे हम लोग उसमें थायराइड टेस्ट कराते हैं, थायराइड प्रोफाइल उसका TSH कराते हैं, T3 उसका, T4 कराते हैं, ये सब हम लोग उसमें कराते हैं। देन इसके बाद ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग हीमेटोक्रिट वैल्यू हम लोग देखते हैं उसमें, हीमोग्लोबिन कराते हैं उसमें, ये हो गया। देन उसके बाद हम लोग इसका एक नॉर्मल USG करा देते हैं, USG फॉर फीटल वेलबींग ऐसा लिखते हैं, USG फॉर फीटल वेलबींग। एक ऐसा लिख देते हैं कि हम लोग उसमें देख लेते हैं कि बच्चे का कंडीशन कैसा है, लेंथ कैसा है उसका, कौन से पीरियड ऑफ जेस्टेशन में हो, इससे पता चल जाता है। देन उसके बाद ये हो गया। तो हम लोग ने देखा ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, CBC, वायरल मार्कर,
RBS, रैंडम ब्लड शुगर, थायराइड, ये सब तो हम लोग को देख रही है। उसके बाद हम लोग उसको TT का इंजेक्शन पूछते हैं लगाए कि नहीं लगाए। तो अगर वो TT का इंजेक्शन नहीं लगा तो सपोज वो आ रही है तो सबसे पहले उसको 0.5 ml इसका जो डोज होता है 0.5 ml होता है। इसको हम लोग डेल्टॉइड में देते हैं, IM रूट से देते हैं, IM डेल्टॉइड में देते हैं। डेल्टॉइड एक मसल्स होते हैं उसमें देते हैं, आर्म में। देन इसके बाद हम लोग क्या करता है 4 वीक के बाद फिर इसी एक और TT इंजेक्शन देते हैं सेम डोज में 0.5 ml IM देते हैं डेल्टॉइड में। तो इसका 2 डोज होता है। एक होता है पहले TT होता था पर अभी TD होता है, मतलब पहले टिटनस टॉक्साइड ही रहता था पर इसमें अभी टिटनस टॉक्साइड डिप्थीरिया भी रहता है। तो हम लोग को इसको अगर लेडी है तो उससे पूछते हैं कि हम लोग अगर लेडी अगर आके बोलती है कि मेरा अभी तक TT इंजेक्शन नहीं लगा तो उसको सबसे पहले हम लोग TD1 देते हैं और 4 वीक के बाद फर्स्ट विजिट में TD1 देते हैं। फर्स्ट विजिट में TD1 देते हैं और 4 वीक के बाद उसको TD2 दे देते हैं उसको 0.5 ml IM। अब सपोज लेडी क्या बोली कि मुझे 2 साल पहले लगा हुआ है, मेरा पहला प्रेगनेंसी था, सपोज उसका दूसरा प्रेगनेंसी है और उसका पहला प्रेगनेंसी था तो 2 साल पहले उसको लगा हुआ है TD का इंजेक्शन, दोनों TD का इंजेक्शन लगाया TD1 TD2। तो उसमें हम लोग सिर्फ TD बूस्टर देंगे, तो एक ही TD का इंजेक्शन देंगे जिसको हम लोग TD बूस्टर बोलते हैं, तो एक ही TD का इंजेक्शन देंगे। पर सपोज अगर उसको 3 साल से ज़्यादा हो गया है TD इंजेक्शन लगे, सपोज उसका प्रेगनेंसी था और दूसरा प्रेगनेंसी 3 साल बाद हुआ है, तब उस केस में हम लोग उसको TD1 और TD2 दोनों देंगे। ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग उसका कुछ एंटीनेटल एडवाइस देते हैं, जैसे हम लोग उसको बताते हैं कि मिल्क लेना है उसमें और उसमें डाइट अच्छे से फॉलो करना है, मतलब उसको मिल्क लेना है 0.5 kg to 1 kg। उसके बाद वहाँ पे उसको प्रोटीन, हम लोग प्रोटीन रिच डाइट बोलते हैं खाने के लिए, फैट रिच डाइट, कार्बोहाइड्रेट हम लोग बोलते हैं उसको अच्छे से लेने के लिए उसमें, क्योंकि बेसिकली ये सब डिमांडिंग कंडीशन होती है, बॉडी की डिमांड इसमें बढ़ जाती है तो इसमें हम लोग ये देते हैं। उसमें कैलोरी इंटेक बढ़ाने के लिए बोलते हैं, तो जो नॉर्मल हम लोग लेते हैं खाना उससे 300 किलो कैलोरी बढ़ाने के लिए बोलते हैं। जो नॉर्मल डाइट लेते हैं उतना कैलोरी उसमें 300 किलो कैलोरी और ऐड करने के लिए बोलते हैं उसमें। ये हो गया। और उसमें मिल्क लेते हैं बोलने के लिए, और ये हो गया। उसके बाद हम लोग बोलते हैं उसमें फोलिक एसिड हम लोग अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आए तो हम लोग को सप्लीमेंट देते हैं, जैसे हम लोग फोलिक एसिड उसको देते हैं, कैल्शियम की गोली देते हैं, मल्टीविटामिन हम लोग देते हैं। तो ये फोलिक एसिड की डिफिशियंसी वजह से क्या हो जाता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। जैसे इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में जैसे बताऊँ तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अगर फोलिक एसिड नहीं देंगे तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है उसमें। तो जैसे इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे स्पाइना बाइफिडा या फिर मेनिंजोसील हो सकता है उसमें। मेनिंजोसील मतलब जो होता है जो ब्रेन का जो लेयर है, मतलब कवरिंग वो बाहर निकला रहता है। और एक होता है अनेंसिफेली का मतलब क्या होता है, अनेंसिफेली मतलब जो है ब्रेन बना ही नहीं रहता उसमें आधा सर बना ही रहता, आधा ब्रेन ही नहीं बना रहता। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि फोलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से। इसलिए हम लोग को फोलिक एसिड जो होता है वो दे देना रहता है, वो फोलिक एसिड हम लोग को उसको दे देना रहता है। उसके बाद हम लोग फोलिक एसिड का जो डोज होता है वो 400 माइक्रोग्राम हम लोग देते हैं पर डे। OD हम लोग देते हैं पहले शुरू के 3 मंथ तक के लिए देते हैं, क्योंकि 3 मंथ के बाद वो बन जाता है तो उसके बाद देने का मतलब नहीं रहता, क्योंकि 3 मंथ के बाद उसका न्यूरल का पार्ट जो होता है बन जाता है तो उसके बाद देने का कोई मतलब नहीं रहता। तो ये पहले 3 महीने में ही देते हैं हम लोग ये, तो उसके बाद देने का कोई मतलब नहीं रहता। तो उसके हम लोग 3 महीने शुरुआती 3 महीने में हम लोग देते हैं, 3 महीने के लिए 400 माइक्रोग्राम पर डे। इसका फोलवीट करके आता है, फोलवीट 400 माइक्रोग्राम OD हम लोग देंगे फॉर 3 मंथ। ये हो गया। अब सपोज क्या हुआ कि कोई लेडी आ रही है तो और कोई लेडी आ रही है और वो कंसेप्शन के लिए प्लान कर रहे हैं, अभी कंसेप्शन नहीं है पर उसके लिए प्लान कर रहे हैं, और वो बता रही कि मैं वो कंसेप्शन के लिए पहली बार वो बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं। तो उसमें भी हम लोग फोलिक एसिड हम लोग उसमें क्या लिख सकते हैं ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को हम लोग प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि फोलिक एसिड की थोड़ी सी भी कमी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कर सकती है। इसीलिए तो प्री कंसेप्शन मतलब जब वो कंसेप्शन के पहले ही हम लोग उसको लेडी को लिख देते हैं फोलिक एसिड। अगर बता रही कि हम लोग अब प्रेगनेंसी के लिए रेडी हैं, अभी हम लोग काम कर रहे थे, जॉब पे थे, मतलब बिजी थे, पर अभी हम लोग प्रेगनेंसी करना चाहते हैं तो उसको हम लोग फोलिक एसिड का टैबलेट लिख सकते हैं पहले ही। देन इसके बाद अगर कोई जो लेडी है उसके बाद आयरन की टैबलेट भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये आयरन 10 mg लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिमांडिंग सम कंडीशन होती है। तो वहाँ पे ब्लड बनाने के लिए हम लोग उसमें आयरन भी लिख देते हैं, तो इसमें आयरन भी लिख देते हैं। तो जो आयरन होता है बेसिकली इसके साथ आयरन को एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन C हम लोग हो सकता है, विटामिन C हम लोग उसको बाहर से लिख दें,
क्योंकि विटामिन सी आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा कराता है। या तो हम लोग उसको बोलते हैं खट्टा फ्रूट लेने, खट्टा खाना खाने के लिए, जैसे सिट्रस हो गया, ये सब खाने के लिए बोलते हैं। या तो विटामिन सी का टैबलेट लिख दिए तो कोई बात नहीं, तो लिमसी 500 mg, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं कि खट्टा खाना खाने के लिए, क्योंकि ये आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा। तो ये हो गया। देन इसके बाद ये हो गया। उसके बाद हम लोग एक टैबलेट आती है, जैसे इस टैबलेट का नाम है ओरोफर, और इसको लिख दें ओरोफर एक्सटी। ओरोफर एक्सटी करके आती है टैबलेट। इसमें क्या होता है, फोलिक एसिड के साथ साथ इसमें आयरन सल्फेट भी होता है, तो आयरन एलिमेंट भी होता है, वो भी रहता है। तो फेरस सल्फेट प्लस फोलिक एसिड इसमें दोनों होता है। तो हम लोग दोनों ना देके एक ही दे देते हैं, एक ही टैबलेट में काम हो जाता है। ओरोफर एक्सटी ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। तो इसमें डोजिंग देखते हैं हम लोग, क्या डोज है उसमें आयरन सल्फेट का और क्या डोज है उसमें फोलिक एसिड का, तो ये देख लेते हैं। उसके बाद एक यूएसजी कराते हैं हम लोग, उसमें बाद फीटल वेल बीइंग के लिए उसमें एक यूएसजी कराते हैं कि बच्चे का हम लोग कंडीशन देख लिए कि उसका कौन कौन सा पार्ट बना है, उसका हेड सर्कम्फ्रेंस क्या है, चेस्ट सर्कम कितना, पीरियड ऑफ जेस्टेशन उसका कितना है, ये सब हम लोग इसको देख लेते हैं। देन इसके बाद ये हम लोग ने देख लिया। हाँ, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एंटीनेटल केयर। तो हम लोग ने एंटीनेटल केयर ख़त्म कर लिया है। तो ये अपना आज का टॉपिक एंटीनेटल केयर है।